हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक नया विषय लेकर आपके सम्मुख हाजिर हूं। दोस्तों, विषय होगा आज का प्रदूषण की समस्या। आप जानते हैं कि ये जो प्रदूषण है, इससे हमारा ही देश पीड़ित नहीं है, बल्कि आज पूरा जगत इससे प्रभावित हो रहा है। और जैसे जैसे समाज अपने विकास की दौड़ में दौड़ लगा रहा है, वैसे वैसे प्रकृति ने भी अपनी करवट बदली है और इससे हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सबसे पहले क्रम बिंदु हम देख लेते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो वायु में मिश्रित हो जाता है और फिर उसके बाद वह हमारी सांसों में जाकर हमें प्रभावित शरीर को करता है। और ऐसे नहीं कि फैक्ट्रियों में ही, बल्कि जहाँ पर ईंटें बनती हैं या फिर उनसे निकलने वाला जो धुआं है, वो चिमनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, उनसे वो धुआं उगलती हैं और वो सीधे इंसानों पर, फसलों पर वो दुष्प्रभाव डालती हैं। दूसरा है वाहनों से निकलने वाला धुआं। वह भी वायु प्रदूषण को दूषित करता है। जो भी वाहन होते हैं, जो डीजल उसमें चला जाता है या फिर पेट्रोल से चलाई जाती हैं या लंबे समय तक वो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, अब तो उसके ऊपर नियंत्रण हो गया है केवल दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ही, बल्कि उसको 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं कुछ लोगों के पास और उसको चलाए जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है और वो धुआं जो होता है वो बहुत ही दूषित होता है। और तीसरा बिंदु, कचरा और प्लास्टिक को जलाना। कचरा इकट्ठा हो जाता है और उससे जब उस जला लेते हैं या फिर प्लास्टिक को जला लेते हैं, उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु को दूषित कर देता है और उससे निकलने वाला जो और वायु में प्रदूषित हो जाता है और वो सीधा सीधा इंसानों के शरीर को नष्ट करता है। सांसें हमारी खराब हो जाती हैं। और एक बिंदु इसमें और जोड़ा है, जो कि आजकल प्रज्वलित समय में मतलब ये दिखाई दे रहा है। जो किसान लोग हैं वो धान लगाते हैं और धान कटने के पश्चात उनके पास जो है पुराल बचती है और वो पुराल जलाते हैं। और पुराल जलाने से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा भी होगा, सुना होगा या आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये पढ़ा भी होगा, वो उस वायु को दूषित कर देते हैं और जो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा बिंदु लेते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, नदियों में कचरा बहाया जाता है। आजकल जो है लोगों में ये यह नहीं देखते हैं कि ये जल कितना कीमती होता है। जल ही हमारा जीवन है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। जल हमारे लिए आज कितना महत्वपूर्ण है, एक-एक बूंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस जल में फैक्ट्रियों से निकलने वाली रासायनिक पदार्थ जो वेस्ट होती हैं, वो उसमें मिश्रण हो जाती हैं और जल को दूषित कर देती हैं। इसी तरह से सीवेज में भी रसायनों पदार्थों का घुलन हो रहा है। कई बार शहरों में छोटे जगह कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं या पुरानी चली हुई आ रही होती हैं और जो कि सीवेज में सीधे उसको उतार देते हैं और सीधे-सीधे जल को प्रभावित करती हैं। वो पशु के योग्य भी नहीं होता है पीने के और ना ही इंसानों के, ना ही सिंचाई के। और इस तरह से ये जल प्रदूषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोग जो हैं जल को बर्बाद करते हैं। प्रातःकाल होते ही जल से अपने घरों को धोना शुरू कर देते हैं, सड़कों को धो लेते हैं आसपास के। ठीक है, साफ-सफाई अच्छी बात है, लेकिन जल का इतना दुरुपयोग ना करें। तीसरा बिंदु है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में रासायनिक पदार्थों से आजकल किसान लोग जो हैं अपनी फसल को अधिक मात्रा में पैदा हो, इसके लिए उसके ऊपर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर छिड़काव करते हैं और इसके दुष्प्रभाव आगामी समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उससे जो है ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, बिना खाद पानी के, बिना खाद या कीटनाशक दवाई के। तो ये प्रदूषण भूमि प्रदूषण को प्रभावित करता है
कचरे का अंबार लग जाता है। शहरों से निकलने वाला जो कचरा है, आपने देखा भी होगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में कितने अंबार लगा हुआ है। दूर से दिखाई देता है, सड़कों से चलते हुए दिखाई देता है और वह आसपास के क्षेत्र को दूषित कर देता है। हवा तो दूषित होती है, लेकिन भूमि भी दूषित हो रही है और इसके साथ-साथ में प्लास्टिक का भी दुरुपयोग हो रहा है और वह सीधे-सीधे उसको जलाते हैं। जलाने से वायु तो खराब होती है, लेकिन भूमि के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव होता है और जमीन उपजाऊ शक्ति कम होना। कई बार क्या होता है कि जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। एक ओर तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, उसके ऊपर कुछ रासायनिक खाद भी उसके ऊपर डाली जा रही है। तो एक समय मतलब उस समय तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन बहुत आगामी समय में, आने वाले जीवन में ये जो भूमि प्रदूषण होगा, ये बहुत ही खतरनाक होगा। और चौथा बिंदु लिया है वनों का विनाश। आजकल क्या है, वनों का विनाश हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है बहुत तेजी के साथ। उसके कई कारण हैं। एक तो लकड़ी की आवश्यकता होती है लोगों को अपने फर्नीचर बनाने के लिए, घरों में दरवाजे बनाने के लिए और भी बहुत सारे सदुपयोग हैं उसके। उसके लाभ के लिए वो वनों को काटा जा रहा है। और दूसरा बिंदु है, हम इसी में लेते हैं कि वनों को क्यों काटते हैं? शहरीकरण हो रहा है। देखने में आया है कि अधिक-अधिक वनों को काटकर वहाँ पर शहरीकरण बसाया जा रहा है, शहरों को बसाया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं और इसका जो है दुष्प्रभाव आगामी जीवन में पड़ेगा। और इसके साथ-साथ में खेती के लिए भी विस्तार किया जा रहा है। वनों को इसलिए भी काटा जा रहा है कि खेती भी हो और खेती के कारण भी उसको काटा जा रहा है। और चौथा पाँचवाँ बिंदु जो है हम लेते हैं जलवायु परिवर्तन। देखने में आ रहा है वर्तमान समय में कि जो हमारा जलवायु मौसम चक्र है, उसमें परिवर्तन देखने को मिला है। कई बार क्या है, सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है और वो उस समय तक पड़ती है जब ग्रीष्म आरंभ हो जाता है या बरसात आरंभ हो जाती है। बरसात जब तक चलती है जब तक ग्रीष्म आरंभ हो जाता है, शरद आरंभ हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो चक्र है, जो पहले नियमित रूप से लोगों का मानना था कि नियमित रूप से समय निर्धारित होता था कि जो जलवायु है उससे प्रभावित हो रही है कि भाई निश्चित बदलेगा, लेकिन अब वो ग्लोबल वार्मिंग में दिखाई देता है, उसमें घट रहा है। इसके साथ साथ में तापमान में वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा, गर्मी पड़ेगी तो बहुत ही भयानक पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो बहुत ही भयानक पड़ेगी, बरसात होगी तो बहुत ही खतरनाक होगी। तो कहने का तात्पर्य है, तूफान आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी जलवायु परिवर्तन के कारण ही देखने को मिल रही है। ये तो थी कुछ प्रमुख समस्याएं प्रदूषण की। अब कुछ इसके उपाय, रोकथाम भी समझ लेते हैं कि इसके कैसे रोकथाम किए जाएं, किस तरह से कौन-कौन से उपाय हैं जिनको हम अपना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सभी को किसी न किसी रूप में, चाहे वो जन्म दिवस के रूप में हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई उद्घाटन हो रहा है, तो एक पौधा ज़रूर लगाएँ। एक पौधा लगाने से हमारे जो देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका अनुपात से यदि हम अनुमान लगाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, ये बहुत जल्दी शीघ्र खत्म हो सकता है। और उससे वर्षा में भी प्रभाव पड़ेगा और उसका जो है हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा यदि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तो। प्रदूषण पे भी नियंत्रण करना चाहिए। सरकार समय-समय पर उसके ऊपर नियंत्रण करती रहती है, कुछ नियम बनाते रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में 15 वर्ष के पश्चात कोई भी गाड़ी पेट्रोल की नहीं चलेगी और उसके साथ-साथ में दूसरी गैस से, एलपीजी या अन्य दूसरी गैस अब आरंभ हो गई हैं, उससे गाड़ियाँ चलने लगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलने लगी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके ऊपर समय-समय पर सरकार नियम बनाती रहती है। प्लास्टिक पर नियंत्रण, प्लास्टिक को सिंगल का यूज़ करें, ऐसा ना हो कि उसको, अब कई बार क्या होता है कि उसको रिसाइकिल करते रहते हैं, है तो उसका फ़ायदा, लेकिन वो नुकसानदेह भी है। तो प्लास्टिक पर भी नियंत्रण हो, उसके ऊपर नियम बने,
जल संरक्षण, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जल ही जीवन है। और जल संरक्षण के लिए मैंने बताया था उस समय भी, और आज फिर पुनः उसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि जो विकास प्राधिकरण होता है प्रत्येक जिले के स्तर पर, वो तभी लोगों को अनुमति प्रदान करे मकान बनाने की यदि उन्होंने अपने घरों में जल संचय का स्थान बना लिया है। उसको दिखाए और उसके बाद अपना मकान बनाना आरंभ करें, या कोई भी अपनी बिल्डिंग बनाएं तो वहां पर जल संचय का, संग्रह का होना आवश्यक है। जैसे कि राजस्थान में कंपलसरी है, वहां मकान तभी बनेगा यदि आपका जो है वहां पर जल संरक्षण हो गया है। तो बरसात का जल इकट्ठा हो जाता है, घरों से सारा इकट्ठा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और वो ग्रीष्म काल में पशुओं को नहलाने के लिए या उसमें और भी कई ऐसी चीजें डाल दी जाती है जिससे कि वो शुद्ध हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनका सदुपयोग कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। और इसके साथ साथ में अ, अभी शुरू हो गया है, मेरठ शहर में तो हो गया, दिल्ली जैसे शहरों में हो गया, बड़े बड़े शहरों में, कि गीला और सूखा जो कचरा होता है उनको अलग अलग रूप में रखना। यानी कि जो सूखा होता है उसको सीधे जो है ले जाकर रिसाइकिल किया जा सकता है, उसका खाद बनाया जा सकता है। गीला जो कचरा होगा उसको कुछ समय के लिए रखकर उसको सुखाकर फिर दोबारा उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। और इसी तरह से सरकार का प्रयास, समय समय पर सरकार भी इसके ऊपर नियंत्रण भी करती रहती है, अपने कुछ योजनाएं भी निकालती रहती हैं, जैसे ऊर्जा योजनाएं, या फिर और बहुत सारे नियम कायदे लगा सकती हैं। तो ये सरकार का भी इसमें प्रयास होता है। जन जागरण, कुछ ऐसे एनजीओ हैं या कुछ ऐसे समूह हैं जो नाटक के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से लोगों को समझाएं, जागरूक करें, और समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करें प्रदूषण के बचाव के लिए। तो ये बहुत अधिक तेजी के साथ इसका बढ़ावा किया जा सकता है। और एक और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, और जिसका असर पूरे भारत पर पड़ा। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी उत्सुक और शिक्षक भी उत्सुक होकर आगे बढ़कर उसमें भाग लिया, और अपने आसपास, विद्यालय के आसपास, बल्कि अब तो ये गांव-गांव तक फैल गया है, और ये मिशन बड़ा कामयाब रहा है। तो ऐसे मिशन समय समय पर चलते रहने चाहिए जिससे कि प्रदूषण की रोकथाम बखूबी की जा सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही मुझे बात करनी थी प्रदूषण पर, क्योंकि आज ये सरकार का ही काम नहीं है, किसी वैज्ञानिक का ही काम नहीं है, बल्कि आज हम सब व्यक्तियों का, प्रत्येक व्यक्ति का, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये कार्य होता है, ये काम होता है कि हमें प्रदूषण को रोकथाम में सहयोग करें। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी से आग्रह है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।